हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका हुसैन दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके कुछ सवालों का डिस्कशन किया था। उन सवालों में एक तो आपके बिटसेट के प्रीवियस ईयर के सवाल थे, साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों के साथ भी उस सेशन में मैं आपके सामने था। तो आज के सिमिलर सेशन हम लोग कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में भी आज पहली बात तो बिटसेट के कुछ पीवाईक्यूज रहेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के, साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के सवाल भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस वाले चैप्टर की मैं बात करता हूं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बिटसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर को मैंने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहली कैटेगरी होगी अल्कोहल बेस्ड, दूसरी होगी आपकी फिनॉल बेस्ड और तीसरी होने वाली है ईथर बेस्ड रिएक्शंस। अगर अल्कोहल बेस्ड रिएक्शंस की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा बिटसेट में स्ट्रेस किया जाता है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के ऊपर और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिएक्शंस के बेस पर। मतलब एक तो आपका अल्कोहल वाला रिएक्शन पूछ सकता है जिसमें डिहाइड्रेशन की चर्चा वो करेगा, उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शंस के बारे में जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल बखूबी आता है। उसके बाद एक मिक्स टाइप का सवाल बनता है। मिक्स टाइप के सवाल में ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्लस ऑक्सीडेशन का एक सवाल बना के वो आपसे पूछ सकता है। तो इन 3 टॉपिक्स पे आपको स्ट्रेस करना है इन द अल्कोहल सेक्शन। अगर बात करते हैं फिनॉल की, क्योंकि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक बेस्ड रिएक्शन फिनॉल के लिए आपको आनी चाहिए, जैसे कि रीमर-टीमर रिएक्शन, जैसे कि आपके पास होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन दोनों पार्ट से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं आपके फिनोलिक पार्ट से। इसके बाद अगर मैं चर्चा करने जाता हूं ईथर की, तो ईथर में मेनली जो रिएक्शन आपकी आती है वो सिंपली होती है SN1 एंड SN2 टाइप, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन या फिर H2OH+ के साथ रिएक्शन। तो इन सभी टाइप की रिएक्शंस को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे और हर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन को आपको साथ साथ नोट डाउन करना है। और सवाल जब भी बोर्ड पे आता है आपको एक तो वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और उसके बाद एक बार खुद से उसको ट्राई करना है, खुद से एक बार उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को अब शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला सवाल। चलिए, अगर पहले टाइप के सवाल की बात की जाती है तो मैंने जैसे कहा कि अल्कोहल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला पार्ट। मतलब आपको अल्कोहल देगा, ये पूछेगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट कहां पे होगा। तो इन जैसे सवालों को करने के लिए एक बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बेसिकली 2 स्टेप होते हैं। आइए एक बार बोर्ड पे समझाता हूं मैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी अल्कोहल है ROH टाइप का, इसके अंदर अगर आप एसिड डालते हैं, HCl डालते हैं, तो आपको पता है एसिड का रोल होगा H+ को छोड़ना। जैसे ही एसिड H+ को छोड़ेगा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ पर अटैक करके कन्वर्ट हो चुके होंगे ROH2 पॉजिटिव में। किसमें? ROH2 पॉजिटिव में। और जैसे ही ये ROH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, जो दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे ही आपने उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है, आपने सिस्टम में भूचाल ला दिया, और जैसे ही आपने सिस्टम में भूचाल ला दिया तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल एज ए लिविंग ग्रुप की तरह एलिमिनेट होगा। और यहां पे पहला स्टेप जो आपके पास होगा दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और आपके पास यहां पे बनेगा एक कार्बोकटायन। क्या बनेगा जी? कार्बोकटायन बनेगा। एक बात जो नोट करने की है कि जो कार्बोकटायन है आपके पास, दिस इज क्लासिकल कार्बोकटायन। कैसा कार्बोकटायन है चंपू? क्लासिकल कार्बोकटायन है। मतलब ये कार्बोकटायन आपका रीअरेंज कर सकता है। सही है। और यही इस रिएक्शन का क्या है? RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको Cl नेगेटिव दिया ही गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप RCl का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक है, ये Cl नेगेटिव R+ पर अटैक करके RCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ROH से R+ तक जाने का जो कार्यक्रम है, दिस इज स्टेप नंबर 1। दिस इज स्टेप नंबर 1। और R+ से RCl तक का जो कार्यक्रम है, दिस इज स्टेप नंबर 2। दिस इज स्टेप नंबर 2। तो RDS जो यहां पे निकल के आ रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, और वी कैन से क्लासिकल कार्बोकटायन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है,
क्योंकि ये कार्बोकटायन क्लासिकल है, रीअरेंज हो सकता है, पर जो रेट डिपेंड करेगा वो रीअरेंजमेंट के पहले डिपेंड करेगा, क्योंकि सबसे पहले तो वही कार्बोकटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट तो उसके बनने के बाद होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके लिए डिहाइड्रेशन के रेट का सवाल आता है तो आपको पहले इनिशियल कार्बोकटायन को फॉर्म करना है। जो रेट डिपेंड करेगा वो इनिशियल बनने वाले कार्बोकटायन पे डिपेंड करेगा, ना कि रीअरेंज्ड वाले कार्बोकटायन पे। और इस बात में बच्चे मेजॉरिटी गलती करते हैं, वो कार्बोकटायन को रीअरेंज करवा के फिर डिहाइड्रेशन का रेट चेक करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको सिंपली कार्बोकटायन फॉर्म करना है जो इनिशियली बन रहा है रिएक्शन मिक्सचर में, और उसकी स्टेबिलिटी को बाकी सारे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के साथ आपको कंपेयर करना है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? अब आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, आइए बोर्ड पे देखिए। सबसे पहला जो आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, मॉलिक्यूल नंबर 1, अगर इसमें मैं कार्बोकटायन बनाने जाता हूं तो CH3 है जी, यहां CH है, यहां पे CH3 है, और इस पे बन रहा है पॉजिटिव चार्ज। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर सेकंड केस की बात की जाती है, सो दिस इज बेसिकली योर 3 डिग्री कार्बोकटायन। कैसा है चंपू? 3 डिग्री कार्बोकटायन है। मैं भी रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, दिस इज द सेकंड केस। और अगर थर्ड केस की चर्चा की जाए, जो तीसरा कार्बोकटायन यहां पे बन रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट? पीएच है, CPH है, ये आपका पीएच है, और इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको ये जान के अत्यंत खुशी होगी कि जो हमारे पास ट्राइफिनाइल कार्बोकटायन होता है, जैसे मैंने आपको जीओसी में बताया था ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल के बारे में, अगर वो सेशन आपने नहीं देखा तो एक बार जाके उसको चेकआउट करें। तो जो ट्राइफिनाइल कार्बोकटायन जो होते हैं, उनकी शेप भी असल में प्रोपेलर शेप होती है। ये तीनों फिनाइल रिंग दरअसल में प्लेन में नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पास रेजोनेंस बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं हो पाता। मतलब एक रिंग परपेंडिकुलर है, दूसरी फिर से परपेंडिकुलर होगी, और तीसरी परपेंडिकुलर होगी। मतलब इस अरेंजमेंट में ये आपस में सेट होते हैं जिससे ये स्टेरिक क्लैश को अवॉइड कर सके, जिस वजह से ये वाला जो कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। अगर स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, यहां पे मात्र 6 ही अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। मतलब स्टेबिलिटी वाइज जो ऑर्डर होने वाला है दैट विल बी 3, 2 एंड 1। क्या होगा? 3 सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 होगा, देन आपका फर्स्ट होगा। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको बता दिया। इनिशियल बनने वाले कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे आपका रेट डिपेंड करेगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो ए होगा। और ये आपका देखो बिटसेट 2018 का ही सवाल है, चंपू सवाल है एकदम। पर आपको ध्यान यहां क्या रखना था कि आपको रीअरेंज नहीं कराना, रीअरेंजमेंट से पहले जो इनिशियल बनने वाला कार्बोकटायन है उसी की स्टेबिलिटी पे रेट आपका डिपेंड करेगा डिहाइड्रेशन का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है चंपू? चल सकते हैं हम लोग आगे? चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए, अगला सवाल सिमिलर पैटर्न पे मैंने लिया है, या ये कह सकते हैं आप बिटसेट 2014 का सवाल है। मतलब डिहाइड्रेशन के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। कार्बोनियम आयन के बारे में वो बात करना चाह रहा है, तो चलिए डिहाइड्रेशन सबका कराते हैं। अगर सबसे पहले कंपाउंड की चर्चा आपके साथ की जाए तो जो कंपाउंड ए है उसमें जो आप कार्बोकटायन बनाने जाओगे वो कैसा होगा? आइए एक बार बोर्ड पे देखिए। दिस इज द कार्बोकटायन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द ए मॉलिक्यूल। सही है। बी में आप लोगों ने बनाया होगा, बी में क्या बनाया है एक बार मेरे साथ चेक करिए। CH3 है, कार्बन है, CH3 है, यहां पे CH3 है, और इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। बहुत ही बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। अगर C की बात मैं करने जाता हूं तो C में कैसा कार्बोकटायन बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द थर्ड कार्बोकटायन। और अगर D में बनने वाले कार्बोकटायन की चर्चा की जाती है तो यहां पे CH3 है जी, ये CH है, CH2, CH3 है, और यहां पे है गोला, गोले का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब आपको यह चेक करना है कि इन सभी चारों कार्बोकटायन में से कौन सा कार्बोकटायन ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखो, ये जो पहला कार्बोकटायन लिखा गया है, मैंने कहा रीअरेंज आपको गलती से भी नहीं कराना। अगर आपने यहां रीअरेंज आप करा दिया तो आपने पाप कर दिया, और मैंने कहा पाप
केमिस्ट्री में अलाउड ही नहीं है। तो ये जो पाप आप यहां नहीं कर सकते, आपको ये रीअरेंजमेंट यहां पे नहीं कराना। सिंपली आपको ये चेक करना है कि कार्बोकटायन के बगल वाला जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सो बेसिकली दिस कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द वन अल्फा हाइड्रोजन। एक अल्फा हाइड्रोजन के हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक बार बी की फोटो चेक करो। बी मैंने अभी बताया, पिछले सवाल में बी का जिक्र किया था। यहां पे आपके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है जी जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। यहां पे मात्र एक अल्फा हाइड्रोजन है जी जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है। पहली बात तो ध्यान देना, ये कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा इधर, क्योंकि रेजोनेंस तब होता जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर बनता, तब इस कार्बन को बोला जाता अलाइलिक कार्बोकटायन। अब ये किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट या किसी भी तरीके का रेजोनेंस यहां पे काम नहीं करेगा। सिंपली दो अल्फा हाइड्रोजन के हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, और ये स्टेबलाइज्ड है आपका 5 अल्फा हाइड्रोजन से। कितने से जी? 5 अल्फा से। अब चेक करो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे बन रहा है चंपू? सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है बी में, फिर आएगा डी का नंबर, फिर सी का, फिर ए का। अगर रेट पूछा जाता तो बी डी सी ए आपका आंसर होता, पर क्योंकि रेट के बारे में वो चर्चा नहीं कर रहा है, सिंपली पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन के बारे में, तो वो आपका होने वाला है बी। क्या होने वाला है आपका? बी होने वाला है, क्योंकि बी में आपके बन रहे हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। बिल्कुल सरल चंपू सवाल होते हैं डिहाइड्रेशन के। सही है, चलें आगे। चलिए हाँ, अब एक बार खुद से ट्राई करो। ये बिटसेट 2013 का सवाल है, ट्राई मारो जल्दी से। इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो अरीन में भी डिस्कस किया था। आपको याद हो इवन मैकेनिज्म में हमने इसकी चर्चा की थी। तो क्या आप पूछ रहे हैं, देखो Which of the following is not the product of dehydration of this particular compound? अब ये कंपाउंड देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में जब भी दिया जाता है तो कुछ बच्चे बॉन्ड लाइन नोटेशन के हैबिचुअल नहीं होते, उनको बॉन्ड लाइन नोटेशन में चीजें नहीं चमक पाती। तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, इसका स्केलेटल ड्रॉ कर लें। आइए बोर्ड पे देखिए। अगर इसके स्केलेटल की बात करता हूं तो ये तो आपके पास 6 मेंबर रिंग है। यहां पे एक कार्बन है जिस पे एक OH लगा है, ये आपका CH2CH3 है जी, दिस इज CH2CH3, और यहां पे आपके पास मिथाइल है। सो दिस इज द गिवन स्केलेटल। आप देखो यहां पे वो पूछ रहा है कि कौन सा डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ध्यान देना, बिट सेट में एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए गलती नहीं करनी। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है। सवाल को बेशक 2 बार ध्यान से पढ़ लो कि नॉट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। अब यहां पे नॉट द प्रोडक्ट पूछा है, कई बच्चे इसको नॉट को खा जाते हैं और सीधा ये लिख देते हैं कि कौन सा बनेगा। तो इन सवालों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, कहां नॉट लिखा है कहां नहीं लिखा। सही है। अब देखो डिहाइड्रेशन की चर्चा है तो सबसे पहली बात तो वही होगा, OH2+ का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही आप OH2+ बनाएंगे, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेके, ये OH2 आपका एलिमिनेट होगा और यहां से आपके पास बन के आएगी एक तो ये 6 मेंबर की रिंग है जी। यहां कार्बन है, यहां पे मिथाइल है, यहां पे CH2CH3 है, और इस पे आपने बनाया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां रेट की चर्चा तो वो नहीं कर रहा है, मतलब अब आप इस कार्बोकटायन को रीअरेंज करा सकते हो, मतलब करवा तो वहां भी सकते हो, पर क्योंकि रेट रीअरेंज्ड वाले कार्बोकटायन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं कराया। पर यहां पे वो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट स्टेबल वहीं से बनेगा जहां का कार्बोकटायन स्टेबल होगा। अब देखो जो इनिशियली ये कार्बोकटायन आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये 3 डिग्री है? क्या बिल्कुल है जी। ये जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ये आपका स्टेबलाइज हो रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन से। अब चंपू के दिमाग में सवाल आएगा, वो कहेगा कि सर जो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन चिपका है, क्या मैं यहां पे 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करा दूं? मैंने कहा करा के देख ले। अगर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराने जाओगे तो जो आपको रीअरेंज्ड कार्बोकटायन मिलेगा वो कैसा होगा? इधर देखो बोर्ड पे, ये आपका क्या है? 6 मेंबर रिंग है जी। यहां कार्बन पे CH है, यहां पे आपका CH3 है, ये रहा आपका CH2CH3, और यहां आ चुका है आपके पास गोला। अब चेक करो ये जो कार्बोकटायन आपने ड्रॉ किया है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2, 2 4 और 1 5। यहां तो मात्र 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, और यहां पे आपके पास थे इनिशियली 3, 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो कभी भी कार्बोकटायन 6 अल्फा हाइड्रोजन से 5 तक तो जाना चाहेगा नहीं, मतलब इस तरीके का रीअरेंजमेंट आप नहीं करा सकते। रीअरेंजमेंट तभी तो होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, यहां तो घट रही है। तो मतलब ये कार्बोकटायन हमारा इनिशियल है और यही हमारा फाइनल भी है।
अब यहां से आपको एल्कीन ड्रॉ करनी है। एल्कीन ड्रॉ करने के तीन रास्ते मेरे पास हैं। या तो मैं इस हाइड्रोजन को निकाल लूं नंबर 1 को, या मैं निकालूं नंबर 2 को, या मैं इसको निकालूं नंबर 3 को। अब एक बार चेक करते हैं, आ जाओ। जो आपको ए वाला एल्कीन दिया गया है ये तभी बनेगा जब आप सेकंड वाले नंबर का हाइड्रोजन हटाओगे, मतलब ये तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट है। चर्चा अगर बी की जाए तो बी आप किसी भी तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि बी तभी बनता जब आप यहां से कार्बोकैटायन को हटाते, और यहां से तभी तो हटाते जब ये बनता। मतलब इस वाले कार्बोकैटायन से चांसेस है इसके बनने के, पर ये तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि इस तरह का एक्सपेंशन तो, इस तरह का 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट तो यहां पे होने से रहा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। आइए बाकी बचे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अगर सी की चर्चा करता हूं तो सी कैसे बना होगा। पहली बात तो आपने C1 को हटाया होगा, जैसे ही आपने C1 को हटाया यहां एल्कीन बन गई। और डी की बात करते हैं तो C3 को हटाने से यहां पे एल्कीन बनी है। मतलब ये एल्कीन बनी होगी हाइड्रोजन नंबर 2 को हटाने से, ये हाइड्रोजन नंबर 1 को हटाने से बनी है, और ये हाइड्रोजन नंबर 3 को हटाने से। बी तो कभी बन ही नहीं सकती, तो बी ही आपका करेक्ट आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है चंपू? चलें आगे, चलिए। हाँ, अब अगला सवाल चेक करो। विच एल्कोहल कैन नॉट फॉर्म दिस कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन। अब चलिए देखते हैं। अगर पहले कार्बोकैटायन के अंदर मैं डिहाइड्रेशन कराने जाता हूं तो यहां तो आपने बना दी 5 मेंबर की रिंग, ये आपने बना दिया यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब एक बार जल्दी से अपना दिमाग लगाओ, दिमाग का ढक्कन खोलो और बताओ क्या यहां पे रिंग एक्सपेंशन या कोई हाइड्रेट शिफ्ट जैसा कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा। 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन तो होना तय है, मतलब यहां पे रिंग एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए कराते हैं रिंग एक्सपेंशन। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 एंड 6। आपको पता है क्या करना है, बिल्कुल आप जानते हैं जी। 1 और 6 के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है इस तरीके से, और 2 एंड 6 के बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। तो जैसे ही आपने रिंग एक्सपेंशन किया, यहां पे एक 6 मेंबर की रिंग बन गई। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि रिंग एक्सपेंशन कराते टाइम आप रिंग को नंबर कर लें, जिससे आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देखो 1 और 6 के बीच में तो बॉन्ड बन गया, पहले पे एक मिथाइल तो था ही, तो यहां पे मैंने मिथाइल लगा दिया, और सेकंड पोजीशन पर आपका बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अभी जो रिंग एक्सपेंशन की प्रक्रिया है ये यहीं तक नहीं रुकेगी, अब फिर से एक और आपको कराना होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट को आपको कराना होगा। जैसे यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जो ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये उठ के इस वाले कार्बोकैटायन पे जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन अभी 2 डिग्री है। जैसे ही आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो यहां से जो कार्बोकैटायन आपको मिलेगा दैट विल बी अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब इस तरीके का कार्बोकैटायन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ये कार्बोकैटायन मिलेगा आपको तुरंत एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, जो कि आपकी होगी ZZF एल्कीन। तो आपको यहां से ये एल्कीन मिलती हुई नजर आ जाएगी, सही है, ये एल्कीन मिलेगी आपको। बात करते हैं बी की, तो बी भी सरल है। पहले कार्बोकैटायन यहां बनेगा, उसके बाद आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने जाओगे तो यहां पे आपका बनेगा कार्बोकैटायन, और सिंपली आपकी एल्कीन बन जाएगी। अगर मैं सी की चर्चा करने जाता हूं तो सी में किस तरह का खेला चल रहा है देखना तेरे बोर्ड पे। जैसे ही आप यहां पॉजिटिव चार्ज बनाओगे फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो सी में भी आपके पास ये एल्कीन बनने वाली है। पर डी के बारे में क्या कहना चाहोगे? डी में जैसे ही आपने यहां कार्बोकैटायन बनाया वो रीअरेंज करके ऊपर भागा, जैसे ही वो रीअरेंज करके ऊपर भागा वो 3 डिग्री बन चुका है, मतलब वहां पे रिंग एक्सपेंशन का चांस तो खत्म हो गया। अब चंपू क्या कहेगा, आइए बोर्ड पे मैं समझाता हूं। चंपू मेरे से कहेगा, चंपू तो ज्यादा दिमाग लगाने लग गया है, देखो वो कहेगा कि सर ये रहा मेरा 5 मेंबर रिंग। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, यहां पे बना दिया आपने पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा बहुत सही। इसके बाद वो कहेगा कि सर हमने पढ़ा है रिंग एक्सपेंशन होता है। मैंने कहा कराओ। उसने कहा सर रिंग एक्सपेंशन नहीं, मैं बात कर रहा हूं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की। मैंने कहा चलिए बहुत बढ़िया है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा ले। तो जैसे ही उसने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया उसने बना दिया ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है, और यहां पे उसने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है। अब वो क्या कहेगा ऐसी बात, वो कहेगा पाप करने को। वो मुझसे कहेगा सर अब मैं पाप करने जा रहा हूं, मतलब उसके लिए तो वो भला काम है पर हमारे लिए वो पाप है। और वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि सर ये जो 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं क्या इनको भी उठा के मैं यहां चिपका दूं क्या? पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली कार्बोकैटायन 3 डिग्री है। जैसे ही आप एक और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने जाओगे
वहां पे बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब चंपू ये कहेगा सर अगर मैं वहां बना देता हूं तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी और रिंग एक्सपेंशन से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अरे चंपू रिंग एक्सपेंशन तभी तो होगा जब यहां कार्बोकैटायन बनेगा, यहां तो बनता ही नहीं है, बनता तो रीअरेंज होता, अब यहां बनेगा ही नहीं तो काहे का रीअरेंजमेंट होगा। तो सिंपली यहीं से आपकी एल्कीन बन जाएगी और 6 मेंबर्ड रिंग यहां से दूर दूर तक बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 6 मेंबर्ड रिंग तो डी ऑप्शन के जंगलों में रहती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो डी आपका यहां पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही है, चलिए चले आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो टाइप 2 का सवाल जो है, टाइप 2 का बेस क्या है? टाइप 2 हमने लिया है ऑक्सीडेशन बेस्ड कुछ रिएक्शंस हमने ली हैं। तो एक बार मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूं किस किस रिएजेंट पे आपको फोकस करना है। आइए बोर्ड पे देखिए। अगर मैं चर्चा करने जाता हूं आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की, सपोज मेरे पास है जी CH3CH2OH, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कुछ रिएजेंट के साथ कराने जाते हैं तो क्या होगा, आइए एक बार बोर्ड पे समझाता हूं। देखो एक रिएजेंट होता है PCC, एक होता है आपके पास PDC, एक आपके पास होता है पिरिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, और एक होता है आपके पास PCC PDC, एक पिरिडीन डाइक्लोरोमीथेन, और एक आपके पास यहां पे आता है कॉपर और हीट। क्या आता है? कॉपर और हीट। PCC बेसिकली क्या है? पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, मतलब PCC आपका फॉर्मेशन होता है पिरिडीन, साथ में यहां पे लिया जाता है आपके पास CrO3 और साथ में चर्चा की जाती है HCl की। तो बेसिकली तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका PCC। PDC अगर चर्चा करता हूं तो होता है पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस साथ में लिया जाता है H2O, साथ में लिया जाता है H2O। पिरिडीन और डाइक्लोरोमीथेन की चर्चा करता हूं तो इसको नाम दिया जाता है कॉलिन्स रिएजेंट का। और कॉपर और हीट के प्रेजेंस में भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो जितने भी मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां लिखे हैं, दीज आर बेसिकली द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इन सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना जी, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन KMNO4 के साथ करा दी, KMNO4 के साथ, या Care2Cr2O7 के साथ करा दी, या आपने पंगा ले लिया जॉन्स रिएजेंट से, मतलब CrO3 साथ में H+, मतलब कि देखो इधर देखो, जो जॉन्स रिएजेंट होता है उसको एग्जामिनेशन में पूछने के काफी ज्यादा तरीके होते हैं। कैसे तरीके से पूछ सकता है? फोटो वो अलग अलग दे सकता है। पहली फोटो की अगर बात करता हूं तो पहली फोटो वो देके चलता है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इस तरीके से आपको मिल सकता है। सेकंड मिल सकता है जी CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और जो थर्ड इसकी फोटो है वो है H2CrO4 की प्रेजेंस में। मतलब तीनों का मतलब एक ही है। H2SO4 जब CrO3 के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है H2CrO4, और ये H2SO4 का ही जो H+ यहां से निकल रहा है वो इसी एसिड से निकल रहा है। मतलब तीनों की अगर आपको कहीं फोटो दिख जाए तो मतलब है कि वो जॉन्स रिएजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इन तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जो आपको यहां से मिलने वाला है कंपाउंड वो क्या होगा? आपको यहां पे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा जी? यहां से आपको मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा यहां से आपको। तो ध्यान देना, अगर आपके पास इनिशियली प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कह रहा हूं, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपको दिया गया है तो इन सारे रिएजेंट की प्रेजेंस में दीज 4 आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये 3 आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सिमिलरली अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब आप इन सारे रिएजेंट के साथ कराने जाओगे तब मिलेगा आपको कीटोन, और 2 डिग्री अल्कोहल आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी क्या देता है? कीटोन ही देता है। क्योंकि आपको पता होगा कीटोन का ऑक्सीडेशन रूम टेम्परेचर पर मुश्किल होता तो है पर वो तभी होता है जब आपने उसकी रिएक्शन की हो हॉट KMNO4 के साथ या KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तब जाके वहां पॉपऑफ रूल फॉलो होता है जिसकी वजह से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पर अगर आपके पास रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर पर किसी भी तरीके का आपको ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलेगा व्हेन 2 डिग्री अल्कोहल इज बीइंग रिएक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे KMNO4 हो चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो। कितनी बात समझ में आ रही है? और एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूं, अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना चाहा तो उसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अगर आपने एक रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल हो, सपोज करो दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल, ये आपके पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है,
इसी की रिएक्शन जब आप कॉपर और हीट के साथ करने जाओगे तो एनसीईआरटी में भी रिएक्शन गिवन है, यहां से कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं मिलता, पर यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सही है। अब आइए सवाल पे बढ़ते हैं। अगर सवाल की बात की जाती है तो ध्यान से देखो, यहां पे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके एल्डिहाइड में। तो कौन करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको देखते ही पता लग रहा है सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पीसीसी के बस का काम है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। K2Cr2 तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता। HiO4 बेसिकली यूज होता है किसके लिए? विसिनल डायोल सिस्टम के लिए या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सिस्टम के लिए। आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा, ग्लूकोज की रिएक्शन जब HiO4 के साथ होती है, पर आयोडिक एसिड के साथ होती है, तब वहां पे बेसिकली क्या होता है, आपके जो विसिनल डायोल सिस्टम होते हैं वो बेसिकली क्लीव हो जाते हैं। उसकी चर्चा जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब करेंगे। पीसीसी तो आपका आंसर है ही। साथ में है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बेसिकली क्या करता है, ये जो आपको एल्कीन नजर आ रही है, ये इसका सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराता है। याद करो पिछला सेशन हेलो एल्केन हेलोरिन और हाइड्रोकार्बन वाला, वहां मैंने चर्चा की थी सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन की। तो सिमिलर काम कौन करता है? एक तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और दूसरा काम करता है KMnO4। दोनों का रोल क्या होता है? सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना। उसमें ज्यादा अच्छा यूज होता है KMnO4 का, क्योंकि ऑस्मियम जो टेट्राऑक्साइड है ये बेसिकली एक्सपेंसिव होता है, इसमें काफी ज्यादा पैसे हमारे लगते हैं, इंडस्ट्री में इसके ज्यादा पैसे लगते हैं इसको, इस टेक्निक को यूज करने के लिए, जिसकी वजह से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज काफी लिमिटेड है। तो मेजोरिटी अगर आपको सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराना है तो आपको सारा लेना पड़ता है पोटेशियम परमैंगनेट का, यानी KMnO4 का। सही, चलें आगे। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे से। इसका भी मैं नाम लिख देता हूं, इसको बोला जाता है कॉलिन्स रिएजेंट। कई बार नाम देके पूछ लेता है चंपू, तो कॉलिन्स रिएजेंट आपको ध्यान रखना है। सही है, चलें आगे। चलिए अब अगला सवाल आप कर सकते हो, सिंपल पूछा है, विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन नॉट बी, क्या लिखा है, कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा रिएजेंट आप यूज नहीं कर सकते? ऑब्वियस सी बात है, आप पीटीसी यहां यूज नहीं कर सकते। KMnO4H+ एसिड में लेके जाएगा, K2Cr27 एसिड में लेके जाएगा। जॉन्स एजेंट की बात तो अभी मैंने की, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड एसीटोन वाज सॉल्वेंट की तरह लिया जाता है। तो बेसिकली तीनों रिएजेंट के प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल तो आपका एसिड में जाएगा, पर पीडीसी के प्रेजेंस में आपका प्राइमरी अल्कोहल रहेगा एल्डिहाइड तक। सही, अभी मैं चर्चा करके हटा था। चलिए अब अगला सवाल देखो, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां पे आपको क्या दिया गया है, यहां पे आपको एक रिएक्टेंट मेंशन्ड है और एक प्रोडक्ट आपको दिया गया है। आपको बताना है कि किस सीरीज ऑफ रिएजेंट को हम लोग फॉलो करें जिससे कि इस रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट तक पहुंच सकें। अब अगर आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, तो एक एक करके इस टाइप के सवालों को करने का तरीका क्या है कि जो सीक्वेंस आपको ऑप्शंस में दिया गया है, सिमिलर सीक्वेंस आप फॉलो करें और देखें कि क्या आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आइए बोर्ड पे देखिए। अगर सबसे पहले कार्यक्रम की चर्चा करता हूं तो AgNH3 2 OH नेगेटिव जो है, इसको बोला जाता है टॉलेंस रिएजेंट। या आपने पढ़ा होगा सिल्वर मिरर के बारे में, इसको हम लोग पीओसी में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके पास है टॉलेंस रिएजेंट, और जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो बेसिकली एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। कैसा है? माइल्ड OA है, माइल्ड OA। तो माइल्ड OA क्या करता है, इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा देता है इनटू कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। मतलब अगर इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की रिएक्शन आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ करने जाते हो तो आपको यहां पे मिलेगा क्या, कीटोन के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं है टॉलेंस रिएजेंट, यहां पे आपको मिलने वाला है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में NH4 पॉजिटिव। तो ये आपको मिलने वाला है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। जब आप इसमें H+ डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। इसके बाद देखो क्या दिया आपको, H+ एंड CH3OH। याद करो, H+ एंड CH3OH टाइप के रिएक्शंस मैंने आपको कराई हुई है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप अल्कोहल के साथ करने जाते हो तो एस्टर बनता है, यानी H+ की कंडीशन में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी। इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की रिएक्शन अगर आप CH3OH के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H+ तो मात्र कैटलिस्ट है, तो यहां से आपके पास बन के आएगा C डबल बॉन्ड O और यहां बनेगा C डबल बॉन्ड O OCH3। सही है। मतलब कि पहले यहां पे क्या कर दिया गया होगा,
यहां पे उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन करा लिया होगा, ऑक्सीडेशन इन द सेंस यहां पे रिएक्शन H+ के साथ हो चुकी होगी, तो यहां से A बना होगा, और A की रिएक्शन जब आपने की होगी इस मिथाइल एल्कोहल के साथ, तब आपके पास एस्टर बन चुका है। सही। इसके बाद दिया गया आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और याद करो पिछले ही सेशन में ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्योंकि मेंशन्ड है, एक तो ये इस कीटोन को कन्वर्ट कर देगा इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल पे डेल्टा प्लस है, कार्बन पे डेल्टा माइनस है, तो डेल्टा माइनस आपका अटैक करने जाएगा कहां पे, इट विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ये यहां पे अटैक करेगा। जैसे ही ये नेगेटिव फेस इस पॉजिटिव फेस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी शिफ्ट होगी, मतलब यहां बनेगा O नेगेटिव और यहां बनेगा CH3। साथ ही साथ आप अच्छे से जानते हैं जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, इस बात को नोट कर लेना, भयंकर बात बता रहा हूं, किसी किताब में नहीं मिलेगी। जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, चाहे अनहाइड्राइड हो, एसिड क्लोराइड हो, चाहे आपका हो एस्टर, उन सभी के साथ जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करने जाता है, तब दो इक्विवेलेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट के वहां यूज होते हैं। क्योंकि पहले तो ये कन्वर्ट कर देगा इनटू कीटोन, और कीटोन वापस से कन्वर्ट होकर बन जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल में। आपने 3 रिएक्शन अच्छे से पढ़ी हैं। मतलब अगर आपके पास एक प्राइमरी क्या है, आप ये कह सकते हैं, अगर आपके पास यहां पे एल्डिहाइड है, सपोज बात करता हूं एल्डिहाइड की, अगर आपके पास एल्डिहाइड है किस टाइप का, फॉर्मल्डिहाइड टाइप का, HCHO, इसकी रिएक्शन जब आप Gr के साथ कराओगे, Gr स्टैंड्स फॉर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तब आपको यहां पे मिलने वाला है प्राइमरी अल्कोहल, तब आपको एक प्राइमरी अल्कोहल जैसा कुछ कंपाउंड मिलेगा। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करनी चाहिए, तब आपको मिलेगा यहां से 2 डिग्री अल्कोहल, और हर एक कीटोन के साथ आपको मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो यहां पे जो अल्कोहल है इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि ये उस कार्बन के साथ जुड़ा है जिसकी डिग्री 3 है, सो दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। ये भी जो अल्कोहल दिया गया ये 3 डिग्री है, तो मॉलिक्यूल अपने आप में हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पे दोनों जगह पे कीटोन बना होगा, और कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिगनार्ड के साथ हुई होगी तभी जाके तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अरे चंपू कुछ घुसरेला है भेजे में, तो तभी तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, मतलब ए आपका यहां पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बाकी बचे ऑप्शंस को देखते हैं। अगर पहले आपने ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करा दी होती, तो एक तो वो इसको कन्वर्ट कर देता इनटू 3 डिग्री अल्कोहल, और क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाता 2 डिग्री अल्कोहल में। उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, आप इसमें जा ही नहीं सकते, क्योंकि H+ मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ तो होती नहीं है, वहां तो ईथर बनने लगेगा। अगर बात करता हूं इस वाले फेज की, तो यहां भी कुछ नहीं होगा, और लास्ट में भी आपके पास कुछ नहीं होने वाला। आप बेशक पहले टॉलरेंस एजेंट डाल दो, वो उसको एस्टर में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही आपने इसमें डाल दिया क्या CH3MgBr, जो यहां से आपने एसिड बनाया है, CH3MgBr उस एसिड के साथ रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अल्कोहल। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन आप कराने जाओगे किसके साथ, अरे किसके साथ, ग्रिगनार्ड के साथ, तब बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। सही है, तो ये अच्छे टाइप का सवाल था, इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना बड़े अच्छे से। सही है, चलें आगे, चलिए। हाँ, अब ये सवाल तो आई थिंक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में भी डिस्कस किया था। इस वाले सेशन में लेने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आपको बेस रिएजेंट का रोल पता लगे, कि क्योंकि अल्कोहल यहां बन रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा था दिस इज बेसिकली 1% अल्केलाइन KMnO4, और एक कोल्ड कंडीशन में रहता है, कोल्ड में, और यहां पे सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो यहां पे भी आप इसको नोट डाउन करके चलें, क्योंकि जो ये बेसिकली सवाल था, ये कॉम्बिनेशन था हाइड्रोकार्बन प्लस अल्कोहल फिनोल ईथर से, दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके उसने ये सवाल बनाया था। सही है, तो इसलिए मैंने इसको दोनों सेशन में कवर अप कर लिया। सही है, तो इसका जब एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, तो आप पिछला सेशन देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। सही है, चलें आगे, चलिए। हाँ, अब ये सवाल चेक करो, देखो बिटसेट 2019 का सवाल है जी। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरमीडिएट्स इन द रिएक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद द एस्टर टू मेक 2-फिनाइल 2-प्रोपेनॉल। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर आपको क्या दिया है। यहां दिया गया आपको एक बेंजीन रिंग है जी, C6H5 दिया गया है।
यहां पे है C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या है जी, साथ में है CH2CH3। मतलब इस टाइप का एक एस्टर आपको दिया गया है, इथाइल बेंजोएट टाइप का एस्टर दिया गया है। और जैसे इथाइल बेंजोएट की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ कराने जाते हो तो आपको पता है, एक बार बोर्ड पे देखिएगा, ये है मेरे पास CH3MgBr, दिस इज CH3MgBr। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, सो ये आपके पास डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा नेगेटिव है। और जब एस्टर डेरिवेटिव के साथ या एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होती है तो वहां पे एक मैकेनिज्म फॉलो होता है विच इज SNAE। SNAE स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन देन एलिमिनेशन। पहले एडिशन होगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो कोलैप्स करेगा जिससे कि आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनने लगेगा। आइए एक बार बोर्ड पे देखिए, अगर इस नेगेटिव फेज की रिएक्शन आप पॉजिटिव फेज के साथ कराने जाते हो तो सिंपली आपको पता है जी, ये नेगेटिव फेज अटैक करेगा इस पॉजिटिव फेज पे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी। तो यहां से जो इंटरमीडिएट बनेगा कैसा, पीएच O नेगेटिव MgBr, O नेगेटिव MgBr, यहां CH3 है, यहां ऑक्सीजन और यहां पे CH2CH3। So this is basically the tetrahedral intermediate that I was talking about। ये आपका है tetrahedral intermediate, क्योंकि इस कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन आप देखने जाओगे वो क्या है जी, sp3 है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है tetrahedral intermediate। और ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, ये जैसे बनता है वैसे कोलैप्स कर जाता है। तो पहला स्टेप तो यहां पे होता है एडिशन वाला, दिस इज द एडिशन स्टेप, और यही इस रिएक्शन का RDS भी होता है, ध्यान रखना। SNAE मैकेनिज्म में जो एडिशन स्टेप होता है वही रिएक्शन का RDS होता है, रेट उसी पे आपका डिपेंड करता है। अब जैसे ही ये O नेगेटिव वापस आएगा, ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह एलिमिनेट हो चुका होगा और यहां बनेगा आपके पास कीटोन, PHC डबल बॉन्ड OCH3, क्या बनेगा, बेंजोफिनोन बन चुका होगा। PHC डबल बॉन्ड OCH3, बेंजोफिनोन कह रहा हूं सॉरी, एसिटोफिनोन बन चुका होगा, PHC डबल बॉन्ड OCH3। इसकी रिएक्शन फर्दर जब आप ग्रिग्नार्ड के साथ कराने जाओगे तो यहां बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल और फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है ये PH है जी, ये OH है, ये मिथाइल है और यहां पे आपका इथाइल है। सो दिस इज बेसिकली द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। इसमें नंबरिंग आप 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, 2 फिनाइल 2 अल्कोहल और आपके पास क्या है, 4 कार्बन है। सही है, तो इस तरह से आपको यहां पे मिलने वाला है कार्यक्रम। सही, अब यहां पे जो इंटरमीडिएट आपके पास बन रहे हैं, पहला इंटरमीडिएट तो ये है, देखो फोटो में देखो, ए जो इंटरमीडिएट है वो बन चुका है, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। बी की बात की थी तो ये था हमारे पास एसिटोफिनॉन, और जो सी था वो कैसे बना होगा, जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ने, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने CH3MgBr के नेगेटिव फेस ने यहां अटैक किया होगा और ये ओ नेगेटिव बना होगा। क्यों चंपू, सही कहा ना, ये O नेगेटिव तभी तो बनेगा रे, पीएच है COMgBr CH3 एंड CH3। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है क्या? तो वहां पे शायद मैंने एक कार्बन ज्यादा बना दिया है मे बी, हाँ यहां पे सिर्फ CH3 होगा। क्या होगा जी, CH3 होगा, CH3 सही है। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके इंटरमीडिएट हैं, तो बी आपका यहां पे करेक्ट उत्तर होने वाला है। बी क्या होगा जी, करेक्ट उत्तर होगा। सही है, अरे समझ में आ रहा है, कुछ भेजे में घुस रहा तुम्हारे, चले आगे चलिए। हाँ आप देखो टाइप 4 का सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो लेटेस्ट सवाल है, बिटसेट 2020 का ही है। इसमें उसने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को क्लब करके सवाल आपसे पूछा था, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। आइए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे आपको 2 टाइप के अल्कोहल दिए हुए हैं, एक तो प्राइमरी है जी और एक सेकेंडरी है। अगर एक प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी के साथ रिएक्शन कराने जाता हूं, अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करने जाता हूं तो बनेगा कीटोन। मतलब जब आपने पीसीसी के साथ रिएक्शन की है, जो ए यहां पे बन के आएगा वो कैसा होगा, यहां बनेगा डबल बॉन्ड O और यहां बनेगा डबल बॉन्ड O और H, ये बनेगा आपके पास। मतलब ये सवाल क्या है, सीक्वेंशियल टाइप का सवाल है। इसी टाइप के सवाल पहले जेईई एडवांस में आया करते थे, अब लेटेस्ट मेंस में भी आने चालू हो गए और अब तो बिटसेट में भी आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंशियल सवालों की आपको बखूबी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, ए हमारे पास बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन आपने कराई है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ,
इसका नाम क्या है जी? इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और कभी भी आपको इथाइलिन ग्लाइकोल दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी है क्या? प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कर लेगा और रिएक्शन दूसरे पे होगी। अब बात ये आती है, बात क्या आती है? बात ये आती है कि यहां तो दो कार्बोनिल दिए गए हैं, तो कौन से वाले कार्बोनिल को ये प्रोटेक्ट करेगा? अब इस सवाल का जो बिल्कुल स्पष्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। पर एक बार हिंट मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि यहां पे जो OH है उसके पास लोन पेयर है, OH के पास तो लोन पेयर होते हैं, आपको पता है। अगर OH के पास लोन पेयर है और दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट प्रेजेंट है, तो निश्चित तौर पर सवाल आएगा कि जो नेगेटिव चार्ज है ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब खुद ही बताओ, एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा कहां पे है? एल्डिहाइड पे, क्योंकि इस एल्डिहाइड के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन के कंपैरिजन में कम होता है। अरे जब इंडक्टिव पढ़ते हैं तब हाइड्रोजन को ही तो रेफरेंस मॉलिक्यूल मान के निकाल लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन है, यहां दो कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव है वो बेसिकली कम है एज कंपेयर टू योर कार्बन। मतलब सेलेक्टिव अटैक यहां पे होगा एल्डिहाइड पे, ना कि कीटोन पे। और आपने जब भी रिएक्शन पढ़ी है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होती है तो वहां पे हेमी-एसिटल या एसिटल टाइप की स्पीशीज का जनरेशन होता है। सही है, तो ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा प्रोटेक्शन ग्रुप का। तो यहां पे जो बी आपको मिलने वाला है वो यहां तो रहे आपका बेंजीन, साइक्लोहेक्सेनॉन रहेगा, यहां पे डबल बॉन्ड O आ चुका है और ये आपका प्रोटेक्ट हो चुका है, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 और यहां पे आपके पास हाइड्रोजन है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, काफी ट्रेंडिंग में है आजकल, तो इस वाले रिएजेंट की आपको बिल्कुल बखूबी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो बी बना लिया, बी में आपको दिया है ग्रिग्नार्ड एजेंट प्लस H3O+। आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड और H3O+ का क्या कार्यक्रम होगा, क्योंकि इस एल्डिहाइड को तो आपने प्रोटेक्ट करा लिया, अब रिएक्शन सिर्फ होगी आपके कार्बोनिल पे, मतलब कीटोन पे। और जैसी कीटोन की रिएक्शन होगी, जो सी आपको यहां से मिलने वाला है वो आपको जान के आश्चर्य होगा किस टाइप का होगा। इस टाइप का होने वाला है सी, ये आपका होगा सी। अब चंपू कहेगा सर, चंपू सवाल बहुत अच्छे अच्छे करता है, देखो ग्रिग्नार्ड का आपने अटैक करा है, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे दिल पे नहीं लगी, पर अगर आपने इस प्रोटेक्शन को कैसे हटा दिया, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, आपने पढ़ा होगा बखूबी, बोर्ड पे देखिए। एल्डिहाइड की जब रिएक्शन कराने जाते हैं एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब बनता है जी हेमी-एसिटल। क्या बनता है? हेमी-एसिटल। और हेमी-एसिटल की रिएक्शन जब H+ के साथ कराने जाते हैं तब बनता है एसिटल। सो दिस इज बेसिकली योर साइक्लिक एसिटल। अब हेमी-एसिटल और एसिटल क्या है उसके लिए एक बार बोर्ड पे नजर मारिए। अगर हेमी-एसिटल की बात करता हूं तो ऐसा कार्बन, एक R ग्रुप रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक OR होगा, एक OH होगा। तो जो इस टाइप की स्पीशी होती है जिसमें एक कार्बन पर एक तो अल्कोहल हो और दूसरा आपका एस्टर मॉलिक्यूल हो या ईथर लिंकेज हो, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को नाम देते हैं हेमी-एसिटल। अगर एसिटल की चर्चा करता हूं तो एक कार्बन रहता है, हार हाइड्रोजन, और दोनों जगह अगर आपने OR चिपका दिया तब जाके बनता है ये एसिटल। अब एक बार इस फोटो को चेक करो, एक बार इस फोटो को चेक करो, मस्त मस्त यहां पे है ही क्या, ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है, पर यहां पे वो RR अलग हैं, इसलिए ये ए साइक्लिक एसिटल है, ये साइक्लिक एसिटल है। और जो मैंने यहां पे रिएक्शन ये लिखी है ये आप देख पा रहे हो, सारी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब जब आप एल्डिहाइड से एसिटल पे आ रहे हो, आप एसिटल से वापस एल्डिहाइड पे भी जा सकते हो। अगर आपने यहां पे H3O+ का मतलब क्या है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिडिक मीडियम में आपने एसिडिक वर्कअप किया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्शन आपने यहां यूज की थी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये यहां से डी प्रोटेक्ट हो जाएगी। H+ की कंडीशन में दोनों ईथर लिंकेज यहां पे साफ हो जाएगी और वापस से मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में चला जाएगा। मतलब पहले आपने रिएक्शन की एल्डिहाइड से एसिटल, अब आपने किया है एसिटल से वापस एल्डिहाइड, क्योंकि ये रिएक्शन आपस में इक्विलिब्रियम में होती है। क्लियर हो गया मामला? सही है।
अब ये बन गया आपके पास सी, और सी में दिया गया आपको सिंपली NaBH4। बेसिकली यूज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ऑर्गेनिक की दिक्कत क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मर्ज अप होते हैं, तो एक पर्टिकुलर चैप्टर में उनको कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस बात की टेंशन आप ना लें, जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि इतना तो आपने पढ़ा भी होगा कि NaBH4 और इथेनॉल जो होता है दैट इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है इनटू प्राइमरी अल्कोहल। अरे खुद ही बताओ ना, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने किया तो क्या बना, एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो वापस प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तो ये बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो जो फाइनल फोटो आपको यहां पे मिलने वाली है वो किस तरीके की होगी, बी टाइप की फोटो यहां से आपको मिलेगी। यहां पे होगा 3 डिग्री अल्कोहल, यहां होगा प्राइमरी अल्कोहल। बड़ा अच्छा सवाल था ये, सीक्वेंशियल सवाल था। मतलब इस टाइप के सवाल को तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिट सेट में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग सवाल है और वहां पे स्पीड का ही काम है। पर चलिए दिया है, लेटेस्ट सवाल है तो प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली। सही है, चलें आगे। चलिए हम देखो सिमिलर टाइप का सवाल एक और मैं आपके लिए लेके आया हूं, वही सिमिलर पैटर्न पे सवाल है। देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन चल रही है, ये वाली रिएक्शन चेक करो एक बार। ये रिएक्शन देखो, यहां पे CH2H लगाया गया था साथ साथ, और यहां पे लगाया गया है ऊपर नीचे। अब देखो PCC सेम करेगा, यहां कीटोन यहां एल्डिहाइड। ये दिया गया आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और जैसे ही आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिया गया है मतलब कि एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करेगा। यहां बनेगा डबल बॉन्ड O, आपको वापस से ग्रिगनार्ड दे दिया। मतलब R तक का कार्यक्रम तो सेम है जैसा हमने पिछले सवाल में किया है। देखो ना बिल्कुल सेम सवाल चल रहा है। तो R जो यहां पे आपके पास बना है वो मैं उसकी फोटो बना देता हूं। R यहां पे बना होगा आपके पास OH CH3, और यहां पे बना है आपके पास एल्डिहाइड। ये बनाया आपके पास R। अब पिछले सवाल और इस सवाल में डिफरेंस क्या है, पिछले सवाल में आपको दिया गया था सोडियम बोरोहाइड्राइड विच इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, पर इस सवाल में आपको दिया गया है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, आइए एक बार बोर्ड पे देखिए। अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl होता है आपका ल्यूकास। ल्यूकास रिएजेंट बेसिकली यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। जो ये वाला पर्टिकुलर मैकेनिज्म है ये SN1 पाथवे को फॉलो करता है, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आप खुद ही बताओ, अगर मेरे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, मतलब जब 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ की जाएगी तो वहां पे टर्बिडिटी आती है, क्लाउडनेस आता है, बादल छा जाते हैं, बिन बरसात वाले बादल छा जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो टर्बिडिटी आती है वो इमीडिएट आती है, क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकैटायन आप फॉर्म कर रहे हो। स्टेबल किस सेंस में है, स्टेबल है इन द फॉर्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपने बनाया है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन आप कराने जाते हो ल्यूकास के साथ तो वहां भी बादल तो छाते हैं पर डिलेड टर्बिडिटी होती है। अक्सर हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं टर्बिडिटी इन 5 मिनट, टर्बिडिटी इन 30 मिनट। असल में ऐसा नहीं होता। जब आप रिएक्शन करने जाओगे तो टर्बिडिटी या तो इमीडिएट आती है या डिलेड होती है। तो ये 5 मिनट जो आप याद करते हो, 10 मिनट, ये अच्छी टर्मिनोलॉजी नहीं है। आपको बोलना है कि डिलेड टर्बिडिटी वहां पे आती है। कोई हम घड़ी लेके थोड़ी ना बैठे कि टर्बिडिटी आएगी आएगी आएगी, वो तो कभी भी आ सकती है, या डिलेड टर्बिडिटी या इमीडिएट। पर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो वहां से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि बहुत लेस स्टेबल होता है। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल के केस में किसी भी टाइप की टर्बिडिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ बुक्स में लिखा गया है कि टर्बिडिटी आती है पर ज्यादा टाइम स्पैन के बाद आती है, मतलब आफ्टर 1 to 2 डेज के बाद आती है। इमीडिएट या डिलेड टर्बिडिटी वहां पे नहीं होती। अब देखो यहां जो कार्बोकैटायन आपको दिया गया है वो बनेगा 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल आपको दिया गया है, और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब आप ल्यूकास के साथ कराओगे तो एस में जो ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है दैट इज इमीडिएट टर्बिडिटी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? इमीडिएट टर्बिडिटी। द प्रोडक्ट शोज व्हाइट पीपीटी, और ये आपको इमीडिएट मिलेगा। 5 मिनट इन्होंने यहां लिख दिया है। बेसिकली तब मिलता जब आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता, नो रिएक्शन तब होती जब 1 डिग्री अल्कोहल होता, और नो पीपीटी का तो सवाल ही नहीं उठता। सो बेसिकली ये आपके जो सवाल था ये कॉम्बिनेशन था किस किस का, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन था आपके पास अल्कोहल वाली रिएक्शन का और पीओसी का। मतलब ग्रिग्नार्ड, ऑक्सीडेशन एंड पीओसी को मिला के सवाल पूछा गया था। सही, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है। चर्चा हम लोग इसकी करने वाले प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी पीओसी के अंदर। सही है, तो ये आपका सवाल है, इमीडिएट टर्बिडिटी आपको यहां पे मिलने वाली है। सही, चलें आगे। चलिए
अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है दैट इज बेसिकली अब फिनोलिक पार्ट स्टार्ट हो चुका है आपका। फिनोलिक पार्ट में जो मेन रिएक्शन आपसे पूछी जाती है वो होती है रीमर-टीमन रिएक्शन, जिसमें सैलिसिल्डिहाइड आप लोग बनाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। और फिनोल की जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उन पे आपको फोकस करना है। सही। आइए पहला सवाल क्या है, बिटसेट 2018 का है। जब आप फिनोल की रिएक्शन कराने जाते हो NaOH के साथ, जो X आपको यहां पे मिल रहा है वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब फिनोल के साथ रिएक्शन होगी बेस की तो फिनोक्साइड एनायन बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब जैसे ही आपने यहां फिनोक्साइड एनायन बनाया है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये फिनोक्साइड एनायन आपका रेजोनेंस करे बिना तो मानेगा नहीं, मतलब O नेगेटिव बना है तो रेजोनेंस में तो जाएगा ही। अब ये नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, तो इस तरीके के आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा? अगर बोर्ड पे देखिएगा, ये आपके पास 6 मेंबर रिंग है जी, ये डबल डबल है, यहां डबल बॉन्ड O है, यहां नेगेटिव चार्ज है। बहुत ही बढ़िया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड का जब खेला आप आगे चलाओगे तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज बन के आएगा वो होगा पैरा पोजीशन पर। कहां होगा? पैरा पर होगा, यहां पे पैरा पर आएगा। जब वापस आप रेजोनेंस करोगे तो घूम के ऑर्थो पे और वापस घूम के ऑक्सीजन पर। अब देखो यहां पे जो आपको ये दिया गया सबस्ट्रेट, दिस इज बेसिकली एन SN2 मैकेनिज्म, या प्रिसाइसली बोलो तो SN2 प्राइम होती है। यहां पे SN2 प्राइम और SN2 में फर्क है, पर आप इन जनरल मान सकते हैं यहां पे SN2 रिएक्शन होगी। सही है। अगर यहां पे एक SN2 प्राइम टाइप की रिएक्शन है तो यहां क्या होगा? जो O नेगेटिव यहां पे बना है, देखना जरा ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब देखो मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं, SN2 और SN2 प्राइम में डिफरेंस क्या है। अगर SN2 रिएक्शन की आप बात करने जाते तो सीधा अटैक आपके न्यूक्लियोफाइल का इस पोजीशन पर होता, यहां से Cl रिप्लेस हो चुका होता। पर अगर अटैक आपने किया होता इस कार्बन पर तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता, जिससे Cl एलिमिनेट करता। मतलब अगर पोजीशन 1 पे आप अटैक कराते सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द SN2 पाथवे, पर अगर आप पोजीशन नंबर 2 पे अटैक कराने जाते सो दिस इज बेसिकली एन SN2 प्राइम पाथवे। SN2 प्राइम पाथवे यहां पे फॉलो होगा, क्योंकि SN2 के लिए अगर इस वाले Cl को आप देखने जाओगे तो ये पोजीशन स्लाइटली क्या है? क्राउडेड है। और आपको पता है SN2 रिएक्शन में क्राउडनेस हमको नहीं मांगता, क्राउडनेस तो चाहिए नहीं अपने को, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को वो डिस्टेबलाइज करता है। तो बेसिकली यहां जो O नेगेटिव है वो बेसिकली आपका अटैक करता है CH2 पे, ये पाई बॉन्ड आपके यहां शिफ्ट होते हैं, जिससे Cl एलिमिनेट होता है। और इसी पाथवे को हम लोग नाम देते हैं SN2 प्राइम। क्या बोलते हैं जी? SN2 प्राइम बोलते हैं। अब देखो यहां पे आपके पास 3 नेगेटिव चार्ज के सोर्स हैं, एक तो ऑक्सीजन यहां पे अटैक कर सकता है, एक ये ऑर्थो पोजीशन यहां अटैक कर सकती है, और एक पैरा पोजीशन यहां अटैक कर सकती है। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो Y आपको मिलेगा वो बेसिकली 3 कंपाउंड होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला कंपाउंड तो ये होगा जी, बेंजीन है, O है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये कंपाउंड मिलेगा। दूसरा जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसमें यहां पे OH है, यहां CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और एक जो कंपाउंड आपको मिलने वाला है वो यहां पे तो OH रहेगा और यहां रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो 3 कंपाउंड आपको यहां पे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब चंपू ये कहेगा कि सर जो O नेगेटिव यहां पे बना है वो तो प्रोटोनेट हो ही चुका होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपने रिएक्शन मिक्सचर में पानी जो रहता ही है सॉल्वेंट तो होता ही है, जहां से O नेगेटिव H+ को खींचेगा और यहां से कन्वर्ट होंगे, 3 कंपाउंड आपको मिलेंगे। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड्स। जिसमें अगर बात की जाती है मेजर की तो बेसिकली ये आपके पास मेजर होने वाला है। मतलब यील्ड की अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा, क्योंकि यील्ड की बात नहीं कर रहा है, पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे हैं तो तीनों ही होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? चलें आगे, चलिए। अब अगला सवाल देखो, बिटसेट 2012 का सवाल है, नेम रिएक्शन पे बेस्ड है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, आपको एक रिएक्शन दी गई है तो जो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है वो बोला जाता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे बाबा की रिएक्शन है ये। होती कैसे एक बार आपको आइडिया दे देता हूं। जो CO2 है बेसिकली यहां पे क्या है देखो, पहले रिएक्शन क्या होती है, आपको फिनोल दिया जाता है। ये तो भले मानुस है, इन्होंने यहां पे फिनॉक्साइड पहले ही बना के दे दिया। तो पहले दरअसल में यहां दिया जाता है NaOH और सेकंड स्टेप में यहां पे मेंशन किया जाता है CO2। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन बनती है उससे बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है जी? इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। सही है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है?
NaOH फिनोल के साथ गुलू गुलू करेगा और जैसे इन दोनों के बीच में गुलू गुलू होगा वैसे यहां पे क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां पे फिनोक्साइड अनायन बनेगा। और जैसे हमने पीछे देखा फिनोक्साइड अनायन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को तो पकड़ के बैठा नहीं रहेगा, उसकी चाहत होगी रिंग में एक बार चक्कर मार के आने की, वो रिंग में एक बार रेजोनेंस करके आएगा। जैसे वो रिंग में रेजोनेंस करके आएगा इस कार्बन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इस CO2 पे अटैक कर देगा, क्योंकि आपको पता है CO2 में इस पे तो डेल्टा प्लस चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये तुरंत कार्बोकेटायन पर अटैक करके इस चार्ज को आगे शिफ्ट करा देगा। तो यहां पे बनेगा क्या, यहां पे एक इस टाइप की फोटो बनती हुई आपको नजर आएगी, एक बार बोर्ड पे देखिएगा। यहां क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O और आपके पास O नेगेटिव है। इस तरह की एक फोटो बन गई देखो अटैक कराने के बाद। अब आपको पता है अगर आपने रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब किया है तो रिंग वापस से एरोमेटाइज होना चाहेगी, मतलब जो यहां पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को खींचेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये घूम के यहां आएंगे और ये नेगेटिव चार्ज आपका ऊपर भाग लेगा। तो इससे आपके पास बनेगा सैलिसिलिक एसिड। अब आपका सवाल ये आना चाहिए था कि सर जैसे पिछली रिएक्शन में O नेगेटिव ने भी अटैक किया था, ऑर्थो ने भी अटैक किया था और पैरा ने भी अटैक किया था, तो यहां पे सेलेक्टिवली जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो ऑर्थो वाला क्यों है? इसके कारण मेन एक ही है, कारण इसका है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है जी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसका कारण है। देखो ये रहा सैलिसिलिक एसिड, यहां इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे 6 मेंबर्ड की चिलेटरिंग आपको यहां पे मिल रही है, किलेशन आपको यहां पे मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में बढ़ती है। तो यही कारण है कि क्यों पैरा से अटैक नहीं हुआ, क्योंकि अगर पैरा से अटैक होता तो आपको मिलती इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर यहां पे हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है और इसको बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो नेम रिएक्शन क्या है जी? कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस है। सही है, चलें आगे। अब अगली रिएक्शन देखो, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको यहां पे 2 रिएक्शन दी गई हैं, एक फिनोल है उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ है। कभी भी फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ होती है तो यहां पे इस रिएक्शन का नाम होता है रीमर-टीमन रिएक्शन। क्या होता है चंपू? रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में दरअसल में क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH की प्रेजेंस में यहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है विच इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन। यहां अल्फा एलिमिनेशन होता है, अल्फा एलिमिनेशन होने के बाद यहां पे बनती है डाइक्लोरोकार्बीन जो कि सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आइए एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे ही दिया जाए। देखो जी बोर्ड पे देखो, ये रहा आपके पास Cl Cl Cl, ये रहा हाइड्रोजन और रिएक्शन आपने की है बेस के साथ NaOH के साथ। अब देखना जी ध्यान से, NaOH का काम तो है ही H+ को लेना, भगवान ने NH को उतारा ही किस लिए? H+ को खाने के लिए। अब ये H+ को खाएगा, जैसे ही H+ को खाएगा ये कन्वर्ट हो चुका होगा Cl 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 एंड नेगेटिव में, इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका होगा। एसिड बेस रिएक्शन यहां पे हो गई, इस O के नेगेटिव ने इस H+ को यहां से उड़ा लिया, भगा दिया और बन गया CCl3 नेगेटिव। अब जैसे ही आप CCl3 नेगेटिव को हीट करते हो तो CCl3 नेगेटिव को हीट करने के कारण यहां पे बनती है हमारे पास कार्बीन। इस तरीके की कार्बीन बनती है जी, इस तरीके की कार्बीन बनती है, इसको बोला जाता है सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन। सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन बनती है विच इज एन इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रीमर-टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, सो इंटरमीडिएट होता है आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन या सिंपली सिंगलेट कार्बीन। सही। अब जो NaOH की रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म के साथ की और जो CCl2 आपके पास मिला है विच इज अ डाइक्लोरोकार्बीन, इस मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है अल्फा एलिमिनेशन। आपने अभी तक जो E1 E2 मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं उसमें होती है बीटा एलिमिनेशन, एक ग्रुप अल्फा कार्बन से दूसरा ग्रुप बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है, पर यहां पे एक ही कार्बन से H और Cl एलिमिनेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका नाम होता है अल्फा एलिमिनेशन। क्या होता है? अल्फा एलिमिनेशन। तो यहां पे आपने इंटरमीडिएट बना दिया विच इज द डाइक्लोरोकार्बीन। अब देखो NaOH तो अभी भी प्रेजेंट है तो इस H+ को पकड़ेगा और यहां पे वो कन्वर्ट कर देगा इसको O नेगेटिव में। किस में कन्वर्ट कर देगा? O नेगेटिव में। और ये O नेगेटिव आपको पता ही चल चुका है, अभी तक आप उस्ताद हो चुके हैं, ये रेजोनेंस करेगा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे यहां पे बनेगा आपका क्या? नेगेटिव चार्ज, ये तुरंत इस कार्बीन पे अटैक करेगा
तुरंत कार्बिन पे अटैक करेगा और लास्ट स्टेप में जब आप हाइड्रोलाइज इसको करा दोगे, जो ए आपको यहां पे मिलने वाला है दैट इज बेसिकली सैलिसल्डिहाइड। क्या मिलेगा जी? सैलिसल्डिहाइड आपको मिलने वाला है। और इसका भी ऑर्थो मेजर होने का कारण क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज सैलिसल्डिहाइड जो कि आपको ए में मिलेगा। रिएक्शन का नाम है रिमर्टिवन रिएक्शन, इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। अगर बी वाले की बात करता हूं तो यहां दिया गया Br2 और CS2। CS2 इज बेसिकली कार्बन डाइसल्फाइड। आप ए प्रोटिक सॉल्वेंट है जी। ये कैसा सॉल्वेंट है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। और आपको पता है अगर आपने रिएक्शन फिनोल की करा दी ब्रोमीन वाटर के अंदर तो बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा है तो फिनोल और एनिलीन जो होती हैं वो पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती हैं, क्योंकि उनकी रिएक्शन के साथ यहां पे बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। पर क्योंकि सॉल्वेंट यहां पे पानी नहीं है, सॉल्वेंट यहां पे लिया आपने कार्बन डाइसल्फाइड विच इज अ पोलर एप्रोटिक, आप सिंपली कह सकते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट है जी। ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और जैसे ही एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिएक्शन आप कराते हो Br2 के साथ तो सेलेक्टिवली आपको यहां पे मिलता है पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब पैरा ब्रोमोफिनोल मिलेगा आपको यहां से। बी क्या होगा? पैरा ब्रोमोफिनोल। और अगर आपने ए के साथ रिएक्शन की है तो बनेगा सैलिसल्डिहाइड। तो बी आपके पास यहां पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। ध्यान रखना अगर CS2 की जगह पे पानी होता तब पैरा वाला मेजर नहीं होता, तब सेकंड एंड फोर्थ मतलब इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन पर भी आपका Br आ चुका होता। पर कब आता? दिस इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये तब बनता जब सॉल्वेंट पानी होता, पर आज ब्लू है पानी पानी तो है ही नहीं। अगर आज ब्लू है पानी पानी नहीं है, सिंपली कार्बन डाइसल्फाइड है विच इज द CS2। और CS2 के साथ जब रिएक्शन करने जाओगे तो सेलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन होगा और आपको मिलेगा वहां पे पैरा ब्रोमोफिनोल। पैरा ब्रोमोफिनोल। सही। तो क्या हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग आगे? चलिए अब अगला सवाल तो आप कर ही सकते हो, ये सवाल मैं बता ही चुका हूं। देखो फिनोल की रिएक्शन जब Br2H2 के साथ होगी तो आपको मिलेगा ट्राई ब्रोमोफिनोल, मतलब OH यहां पे है, यहां पे Br Br और Br 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 और Br, तो यहां से मिलेगा आपको ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जिसका रंग होगा व्हाइट। व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ फिनोल आपको यहां से मिल रहा है। इसकी रिएक्शन कराओगे क्योंकि ऑर्थो पहले से ही ब्लॉक्ड है तो सिर्फ 2 ही पे ही Br आएगा। इसकी पोजीशन देखो किसके साथ है? CS2 के साथ। तो CS2 के केस में मैंने बताया कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता और यहां पे आपकी पैरा ब्लॉक है, तो सिलेक्टिवली आपको यहां पे मिलने वाला है ये डी। आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक बार अगला सवाल जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि जो इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जिन जिन रिएक्शंस के अंदर आपका कोई ड्रग सिंथेसाइज हो रहा हो, चाहे पैरासीटामोल हो चाहे एस्पिरिन हो, उन रिएक्शन को तो कभी छोड़ के जाना ही नहीं, क्योंकि उन रिएक्शन से मेजॉरिटी सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इंडस्ट्री भी इस वाली रिएक्शन को यूज करती है एस्पिरिन बनाने के लिए। आइए देखते हैं। यहां तक का तो कार्यक्रम आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो अगर मैं नाम दूं इसको A प्राइम, इसको अगर मैं A प्राइम नाम देता हूं तो रिएक्शन यहां तक आप समझ में आ चुकी होगी। ये रिएक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस की विच इज द कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे बन रहा था सैलिसिलिक एसिड। तो जो A प्राइम आपको यहां पे मिलेगा वो क्या होगा? यहां पे है OH और यहां पे है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही रिएक्शन आपने कोलबे की रिएक्शन या सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जैसे ही आपने प्रोसीड की एसिड क्लोराइड के साथ, तो यहां पे होता है बेसिकली एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। एसिटाइलेशन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है AC। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये ग्रुप को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इसकी वजह से जो नाम निकल के आता है दैट इज बेसिकली एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब यहां क्या होगा जी, एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। यहां जो आपके पास हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, तो ये O नेगेटिव आपका कार्बन पर अटैक करेगा, Cl यहां से आपका एलिमिनेट होगा। और जो ड्रग जिसकी बात यहां पे की जा रही है उसकी फोटो है क्या? पहचानो, मैं हूं कौन? मैं हूं डॉन। OCOCH3 यहां पे बनेगा। ये आपके पास आ चुका है C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपके पास हुआ। देखो हाइड्रोजन को हटा के AC ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो दिस बेसिकली रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन रिएक्शन। और इस ड्रग का एक नाम है, आप बखूबी इसकी गोलियां खाते हैं या नहीं खाते, अच्छी बात है, ज्यादा गोलियां नहीं खानी चाहिए। इसका नाम होता है एस्पिरिन। क्या नाम है इसका? एस्पिरिन। और इसका ये तो एस्पिरिन तो इसका मेडिसिनल नेम है।
अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात की जाए तो इसको बोला जाता है मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, या फिर इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोला जाता है। जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोला जाता है, या सिंपली इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम होता है इसका? मिथाइल सैलिसिलेट। सही। चलें क्या आगे? तो फोटो क्या मैच कर सकते हो आप? फोटो क्या हो गई? सी हो गई। सी आपका करेक्ट उत्तर हो चुका है। सही है। चलिए, शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद बिटसाइड 2011 का सवाल है। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन बेसिकली एक बेंजोइलेशन रिएक्शन है जिसमें बेंजोइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन किया जाता है। जैसे एसिटाइलेशन क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। बेंजोइलेशन का मतलब क्या है? जब आप PHC डबल बॉन्ड O ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन एनी गिवन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, देन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज टर्म्ड एज अ बेंजोइलेशन। क्या नाम है चंपू? बेंजोइलेशन। अब देखो, आपको बेंजोइल क्लोराइड कहां पे दिया गया? यही ऑप्शन में है। तो बेंजोइल क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन को बोला जाता है शॉर्टन-बॉमन। और ध्यान रखना, जो शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन है वो एक तो फिनॉल के लिए भी एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर आपने यहां पे मान लो फिनॉल ले लिया, या आपने यहां पे ले लिया किसको? एनिलीन को, तो दोनों ही केसेस में नाम होता है इसका शॉर्टन-बॉमन। यहीं पे आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। साथ में आपने रिएक्शन की किसकी? PHC डबल बॉन्ड OCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जो फोटो आपको यहां से देखने को मिलेगी वो किस तरीके की होगी? एक तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा क्या? OC डबल बॉन्ड OPH, या तो ये फोटो मिल सकती है, या आपको यहां पे मिलेगी बेंजीन रिंग है जी, यहां नाइट्रोजन है, या C डबल बॉन्ड OPH और यहां पे हाइड्रोजन रहेगा। तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर फिनॉल का आपने बेंजोलेशन किया या एनिलीन का आपने बेंजोलेशन किया। तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। क्या? शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। सही। चलिए, हाँ, अब इस सवाल को देखते हैं एक बार। बिटसाइड 2016 का सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल था। इस सवाल में बेसिकली क्या किया गया था? एक फिनॉल आपको दिया गया है और एक यहां पे आपको एसीटोन दिया है। एसीटोन की रिएक्शन जब आप H+ के साथ कराने जाओगे तो आपको पता है ये O- शिफ्ट होगा। जैसे ही O- यहां पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। मतलब ये आपने जनरेट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास गिवन है, तो सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब आपको यहां पे सबसे पहले मिलेगा, इधर तो आ चुका होगा OH, और यहां पे आपके पास बनने वाला है कार्बन CH3 एंड OH। यह मिलेगा आपको। देखो, जैसे आपने O- बनाया, इस H+ ने इस O- को खाया, जैसे ही O- ने H+ को खाया, बना यहां पे OH और बना कार्बोकैटायन। तो यह पहले सबस्ट्रेट बना। अब क्योंकि H+ अभी भी आपको मेंशन्ड है, ये मुझे कैसे पता लगा? ये मुझे पता लगा इन स्ट्रक्चर्स को देख के। रिएक्शन तभी आगे प्रोसीड कर सकती थी जब आपके पास पहली बात तो दो फिनाइल रिंग गिवन है। मतलब पहली बात तो दो आपको मॉलिक्यूल दिए गए होंगे, किसके? फिनॉल के, तभी तो दो फिनाइल रिंग यहां पे आई है सभी ऑप्शंस के अंदर। अब देखो, फर्दर जब आप रिएक्शन कराओगे इसकी H+ के साथ, तो ये बनेगा OH2+ बनेगा, ये लीव करेगा और यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल पर अटैक करने जाएगी और आपके पास जो फाइनल फोटो यहां पे बन के आएगी वो D होगी। मैच कर सकते हो। देखो, जैसे ही आपने यहां पे OH2+ बनाया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया और कन्वर्ट कर दिया इसको इस वाले कंपाउंड में। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सरल सा सवाल था, एक बार देखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर सिंपली इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स उसने यहां पे क्रिएट किया है। क्लियर हो गई ये बात? चले आगे, लेटेस्ट है बिटसाइड 2016 का। चलिए, Which of the following methods give better yield of पैरानाइट्रोफिनॉल? कहां पे आपको बेटर यील्ड मिलने वाली है पैरानाइट्रोफिनॉल की? पहले अगर रिएक्शन देखी जाए फिनॉल की, पहली बात तो एक बार ध्यान से सुन लो, अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन करा दी, किसकी? फिनॉल की रिएक्शन अगर आपने करा दी यहां पे कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको पता है यहां से आपको क्या मिलेगा? पिक्रिक दीदी मिलेंगी, पिक्रिक एसिड मिलेगा, OH, NO2 और NO2। पर इस रिएक्शन में दिक्कत क्या है कि यहां पे एक साइड प्रोडक्ट भी मिलता है विच इज द बेंजोक्विनोन। साथ में यहां पे बेंजोक्विनोन भी मिलता है।
दिस इज द बेंजोक्विनोन, ये आपके पास बेंजोक्विनोन है, क्योंकि जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो फिनाइल का ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू बेंजोक्विनोन। दिस इज बेंजोक्विनोन है जी, बेंजोक्विनोन है। ये आपके पास पिक्रिक एसिड है। अब देखो बैटरी यील्ड तभी आपको मिलेगी, पहली बात तो कोई भी साइड प्रोडक्ट ना हो, और इस साइड प्रोडक्ट को हटाने का यही तरीका है कि आप फिनोल के रिंग को डीएक्टिवेट कर दो। अगर आप किसी फिनोल के रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को चिपका दोगे तो ऑटोमेटिकली इस पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब इसका ऑक्सीडेशन आप प्रिवेंट करा सकते हो अगर इस पूरे मॉलिक्यूल पे आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को चिपका दिया। अब देखते हैं, देखो पहला केस जो किया गया डाइल्यूट HNO3 के साथ, वहां पैरा नाइट्रोफिनोल आपके पास बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पर यील्ड उसकी अच्छी नहीं होगी क्योंकि पैरा के साथ साथ यहां पे ऑर्थो भी मिलेगा और कुछ पैरा होगा कुछ ऑर्थो होगा। सही है, दो प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। बी रिएक्शन क्या है? फिनोल की रिएक्शन जब आपने NaNO2H2SO4 के साथ की है तो आपको पता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीन्स चैप्टर में। सो बेसिकली NaNO2 और H2SO4 की प्रेजेंस में यहां से बनता है नाइट्रोसोनियम आयन, NO+ आपको मिलता है, यहां मिलता है NO+। अब ये फिनोल जब NO+ पे अटैक करेगा तो आपके पास फोटो किस तरह से आ जाएगी, इधर देखो बोर्ड पे देखो, इसी में बता देता हूं आपको। यहां क्या मिलेगी आपको, इधर आपके पास बनेगा ये N डबल बॉन्ड O, पैरा पोजीशन पर आएगा। अब जैसे ही आपने यहां पे NO ग्रुप को चिपका दिया, इसका तो -M इफेक्ट काम करने लगेगा और ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा, जिससे जो ऑक्सीडेशन यहां पे हो रहा है ये प्रिवेंट हो जाएगा। और जब आप रिएक्शन HNO3 के साथ करोगे तो आपको अच्छी यील्ड मिलेगी यहां से पैरा नाइट्रोफिनोल की। जो सी आपको दिया गया है, देखो सी में तो और भी भयंकर भूचाल मामला है। क्यों? यहां पे पहले तो फिनोल ही था जो कि ये कार्यक्रम यहां पे रच रहा था, पिक्रिक एसिड बना रहा था, साथ ही बना रहा था आपका बेंजोक्विनोन। जब फिनोल ही ये कार्य कर सकता है तो यहां तो आपने बवाल चीज ला दी। क्या? फिनोल की रिएक्शन जब आपने NaOH के साथ कर दी तो फिनोल विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड आयन तो फिनोल के पापा हैं। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनोल नहीं बनाता उससे डबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर इंक्रीज करेगा फिनोक्साइड आयन। मतलब यहां तो इसकी यील्ड और कम होती जाएगी और बेंजोक्विनोन की यील्ड और बढ़ती जाएगी। सबसे खतरनाक मामला है ये, फिनोल की रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराना। यहां से तो सबसे कम यील्ड आपको मिलने वाली है पैरा नाइट्रोफिनोल की, या पैरा तो मिलेगा नहीं, उल्टा यहां तो पिक्रिक एसिड आपको मिलने वाला है जिसकी यील्ड सबसे कम होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप रिंग को डीएक्टिवेट करा दो, चाहे आप यहां पे इंट्रोड्यूस करा दो नाइट्रोसोनियम ग्रुप, उसके बाद आप HNO3 जब डालोगे तब पैरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा। या जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग पहले फिनोल का सल्फोनेशन करा देते हैं, SO3H लगा देते हैं, और SO3H के बाद हम लोग वहां पे नाइट्रेशन करा देते हैं, क्योंकि आपको पता है सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो डिसल्फोनेशन वहां से हो जाएगा और HNO3 वहां पे चिपक जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब ये रिएक्शन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज हायर देन द पैरानाइट्रोफिनोल। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछा गया था, तो इसको मैंने अलग टाइप की कैटेगरी में रखा है, विच इज द टाइप नंबर 6। आइए एक बार बोर्ड पे देखिए, अगर आप जान रहे हो दिस इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, आपको पता है जी जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसमें प्रेजेंट होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस टाइप की। दिस इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर बात की जाती है पैरानाइट्रोफिनोल की, तो आप अच्छे से एक बात जानते हैं, ये रहा मेरे पास OH, यहां पे मेरे पास होगा N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, दिस इज द NO2। अब यहां पे हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वाले केस में होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा मतलब वेपर प्रेशर उसका कम होगा। आपने पढ़ाई है रिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये आपने पढ़ा ही है। अब देखो इसमें
बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर हाई है, क्योंकि यहां पे आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पर इस वाले केस में है इंटरमोलिकुलर, जिससे कि एक पैरानाइट्रोफिनॉल, ये दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर आपका घटने लगेगा। तो रीजन क्या है जी? रीजन स्पष्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कार्य यहां पे होता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा सवाल था, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिट सेट 2012 का था। सही। अब बात करते हैं टाइप नंबर 7 की, विच इज द ईथर बेस्ड रिएक्शंस है। ईथर में सिंपली दो तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है। पहला सवाल वो पूछ सकता है कि ईथर का वो हाइड्रोलिसिस करा ले, ईथर का वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा ले, या ईथर की रिएक्शन वो करा ले HI के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। अब एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, जो H+H2O के साथ रिएक्शन होती है ये फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म, और HI में फॉलो किया जाता है SN2 मैकेनिज्म, एक्सेप्ट 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोकटायन, एक्सेप्ट 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोकटायन। इन सभी केसेस में फिर SN1 फॉलो होने लगता है। अब देखो किस तरह से मैं कह रहा हूं। आपको पहली बात पता है, HI आपको एक्सेस में दिया है, मतलब यहां पे दिया गया H+ और I नेगेटिव। अभी जो H+ है ये सबसे पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे झपट्टा मारेगा और यहां पे कन्वर्ट कर देगा इसको इनटू OH पॉजिटिव, OH पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब ध्यान से देखना, क्योंकि I नेगेटिव यहां पे इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये SN2 रिएक्शन की तरफ जाएगा। पर अगर कोई भी कार्बोकटायन आप बना पा रहे हो जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, तब मैकेनिज्म कन्वर्ट हो जाता है इनटू SN1। अब ध्यान से देखो जी, अब एक तो मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो हरे में है, और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं जी जो सफेद में है। अब देखो, अगर सफेद वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं ट्रांसफर कराता हूं तो एक बेंजाइलिक कार्बोकटायन बनेगा जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। अगर मैं हरे वाले कार्बोकटायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइग्रेट करने जाता हूं तो आप अच्छे से जान रहे हो यहां बनेगा फिनाइल कार्बोकटायन, जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता फिनाइल कार्बोकटायन। मतलब ये रिएक्शन अब SN1 पाथवे से जाएगी और आपके पास जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो किस तरीके की होगी, यहां कार्बोकटायन बनेगा। ये जो I नेगेटिव है ये इस कार्बोकटायन पर अटैक करके इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू D मॉलिक्यूल, और साथ में क्या बनेगा आपके पास, साथ में बनेगा आपके पास पैरामिथाइल फिनॉल। क्या बनेगा? पैरामिथाइल फिनॉल, और साथ में आपके पास बनेगा ये D वाला कंपाउंड। तो ध्यान रखना, HI के साथ रिएक्शन तब SN2 होगी, तब SN2 ही रहेगी जब तक कोई भी 3 डिग्री कार्बोकटायन या बेंजाइलिक कार्बोकटायन या अलाइलिक कार्बोकटायन ना बन रहा हो। अगर इस टाइप का कार्बोकटायन कहीं पे आपको चमक जाए तब मैकेनिज्म का जो मेथड है, जो फॉर्म है, वो चेंज हो जाती है। इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम SN2 टू SN1। SN1 में वो कन्वर्ट हो जाती है चंपू, इस बात का ध्यान रखना। सही, तो डी आपके पास यहां पे करेक्ट उत्तर होने वाला है। चलें आगे, चलिए। अब अगर मैं बात करता हूं अपने आखिरी सवाल के जो सेशन का है, सिमिलर सवाल है जी। ओ यहां पे दिया गया आपको CH3, दिस इज बेसिकली एनिसोल, इसको बोलते हैं एनिसोल दीदी। साथ में आपको दिया गया HI और एक्सेस। अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया कि HI के साथ जब भी रिएक्शन आप कराने जाओगे तब आप पाओगे SN2 पाथवे को, SN2 पाथवे वहां फॉलो होगा, तब होगा जब तक कोई भी 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन आपको ना मिल रहा हो। समझ में आ रहा है चंपू? कुछ बात में भेजे में घुस रही है कुछ बात। अब यहां पे जैसे आपने HI लिया है, क्योंकि HI एक अच्छा एसिड है, पुअर ओवरलैपिंग यहां पे आपको देखने को मिलेगी और H+ का एलिमिनेशन यहां से फास्ट होगा, जो कि इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। अब खुद ही बताओ, यहां भी मेरे पास 2 रास्ते आ चुके हैं, 2 रास्ते आ चुके हैं। पहला रास्ता क्या है कि जो सफेद वाले इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से माइग्रेट हो, दिस इज द फर्स्ट पाथवे। और अगर मैं सेकंड पाथवे की बात करने जाता हूं तो क्या होगा चंपू, एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं हरो वाले की बात करता हूं तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट कराऊंगा, दिस इज माय सेकंड पाथवे। मतलब या तो मेरे पास बने एक फिनाइल कार्बोकटायन प्लस मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल बने, दिस इज द सेकंड पाथवे। ये तब बनेगा जब सेकंड पाथवे यहां पे फॉलो होगा। और अगर मैं चर्चा करना चाहता हूं पहले पाथवे की, तो पहले पाथवे से जो आपको मिल रहा है प्रोडक्ट वो क्या होगा, वो सिंपली क्या होगा, एक तो फिनॉल होगा, साथ में आपके पास मिथाइल कार्बोकटायन होगा।
अब खुद ही बताओ ज्यादा अच्छा पाथवे कौन सा है, पाथवे 1 एंड पाथवे 2? ऑब्वियसली पहला पाथवे, क्योंकि जैसे मैंने कहा फिनाइल कार्बोकेटाइन तो जिंदगी में कभी बनता ही नहीं है, कुछ केसेस में बनता है पर यहां तो नहीं बनेगा, क्योंकि फिनाइल कार्बोकेटाइन में हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से किसी भी टाइप का वो कार्बोकेटाइन बनना नहीं चाहता। अब सिंपली यहां पे आपका आई नेगेटिव अटैक कर देगा, आई नेगेटिव जैसे ही यहां अटैक करेगा ये बनेगा आपका मिथाइल आयोडाइड। क्या बनेगा? मिथाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल, मिथाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल। तो बेसिकली जो मैकेनिज्म यहां पे हुआ वो कौन सा हुआ? SN2 ही हुआ, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है प्राइमरी नहीं, प्राइमरी है, 3 डिग्री भी नहीं है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं है, जिसकी वजह से यहां पे SN1 पाथवे SN2 पाथवे फॉलो होगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई क्या? तो आज के सेशन में हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले पार्ट को कवर अप किया, जिसमें अल्कोहल में मैं एक बार समराइज कर देता हूं किन किन पॉइंट्स पे आपको स्ट्रेस करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है अल्कोहल्स के अंदर स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन पे, सेकंड ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शंस पे, एंड थर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज योर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये तो चर्चा हमने की अल्कोहल की। फिनॉल की चर्चा अगर मैं करता हूं तो फिनॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहला रीमट-इवन रिएक्शन, दूसरा कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा आपको आना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ फिनॉल्स। और तीसरी जो चर्चा हमने की वो ईथर की थी। ईथर में सिंपली आपको आना चाहिए या तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का सवाल आ सकता है जो एसिडिक मीडियम में हो, या सिंपली रिएक्शन ऑफ HI आ सकती है ईथर के साथ, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस यहां पे की। सो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दिमाग में क्या जाता है तुम्हारा, है सही है? तो आपसे नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, पूरे ऑर्गेनिक का सबसे बेहतरीन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें नेम रिएक्शंस की भरमार है, विच इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। टिल देन इन तीनों सेशंस में, टिल अप टू अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कोई भी आपको क्वेरी या डाउट अब नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल संपर्क वगैरह जो भी आप साधना चाहें आप कर सकते हैं। एक एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। तो जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तब तक अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।